बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लाइव सेशन। और आज के फिज़िक्स के बेटा यूनिट 2 जो है उसका लास्ट लेक्चर है और दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा उसमें है आपका टॉर्क और उसमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें रॉड वाले क्वेश्चंस आमतौर पे आते हैं। उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी भी आती है स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उसको आसान से आसान करके जितना नंबर ऑफ टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जब भी बेटा क्वेश्चन आएगा, इसको फौरन से आपने दो केसेस में डिवाइड कर लेना। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन हम कहते हैं जी, इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब देखें, ये हम जो है इसको प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम दे देते हैं। डिटेल ज़ाहिर है आपने अच्छे से प्रैक्टिकली टॉपिक को रिवाइज किया हुआ है, लेकिन हमने एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है इसको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने कहा कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो ज़ाहिर आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देंगे। अगर न्यूमेरिकल आता है तो फ़ौरन से आपके जहन में क्लिक होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दो केस हैं, एक नहीं है, दो केस हैं। कौन कौन से? केस नंबर 1, केस नंबर 2। सबसे पहले मैं डिस्कस करने लगा हूँ केस नंबर 1। अब बुक में उसने उसको केस 1 केस 2 नहीं कहा हुआ, हम खुद से कह रहे हैं ताकि हम जो न्यूमेरिकल है उसको एनालाइज कर सकें। अब देखें बेटा, केस नंबर 1 क्या होगा कि व्हेन a projectile is thrown from horizontally, उसको horizontally थ्रो किया, horizontally from a certain height। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपने समझ जाना है कि ये केस कौन सा है, 1 है। उसमें लिखा क्या होगा, आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में गौर करना है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है या किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है हॉरिजेंटली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। केस 1 बन जाएगा। जैसे ये देखें, एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने हॉरिजेंटली थ्रो किया फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। ये आपकी हाइट जो है, लेट्स से बुक में उसको वर्टिकल हाइट को y कहा हुआ है। सो इस y वर्टिकल हाइट से आपने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया हॉरिजेंटली इस तरह से। तो हॉरिजेंटली आपने उसको थ्रो किया फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, यूं। ये आपका ना फर्स्ट केस बन गया। अब इसमें देखें कि जब आपने उसको थ्रो किया हॉरिजेंटली तो उसमें सिर्फ वेलोसिटी का जो इनिशियल कंपोनेंट है, चूंकि वर्ड है हॉरिजेंटली थ्रो किया है तो इनिशियली सिर्फ वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट है, और वो कौन सा? VIX, एक ही कंपोनेंट है। अच्छा, अब देखो कि एक ही कंपोनेंट से आपने उसको जो है वो थ्रो कर दिया। अब इसका इनिशियल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है VIY, दैट मस्ट बी 0। अब देखें कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सो उसमें कहता है कि चूंकि ये जो VIX जिससे थ्रो किया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है। अब होना तो ये चाहिए था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन जो है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने डिस्कस किया वो बुक में वो आइडियल कंडीशन में डिस्कस किया हुआ है। उसमें हमने जो सपोजिशंस ली हुई हैं उसमें हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया हुआ है, उसमें हमने अर्थ की सरफेस को फ्लैट कंसीडर किया हुआ है, वैल्यू ऑफ जी को क्या लिया हुआ, कांस्टेंट लिया हुआ है। सो इट मीन्स कि यहाँ पर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग उसको स्ट्रेट लाइन पे मूव करना चाहिए था, बट ग्रेविटी उसको क्या करती है, उसको डाउनवर्ड इफेक्ट करती है और वो नीचे की तरफ बेंड हो जाता है। सो ये इसका क्या बन जाता है, पाथ ट्रेजेक्टरी ये बन जाती है। अच्छा, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कहता है चूंकि सिंस देयर इज नो हॉरिजेंटल फोर्स फर्दर जो है वो इन दिस डायरेक्शन, चूंकि हॉरिजेंटल फोर्स जो है वो उसमें कोई नहीं है, तो इट मीन्स दैट हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन जो है वो क्या रहता है, वो थ्रू आउट द मोशन 0 रहता है। और सिंस चूंकि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इट मींस दैट हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है, हॉरिजॉन्टल
कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है ऑफ ए प्रोजेक्टाइल थ्रू आउट द मोशन जो है, थ्रू आउट द मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। पहला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पता चला कि चूँकि देयर इज़ नो हॉरिजेंटल फोर्स, जब आपने एक दफ़ा उसको थ्रो कर दिया ना, एक ही दफ़ा फोर्स लगाई थी हॉरिजेंटल, उसके बाद छोड़ दिया, अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। सो इट मीन्स डैट कि हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन जो है वो हम कहेंगे वो थ्रू आउट द मोशन क्या रहा, ज़ीरो। और इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा, और थ्रू आउट द मोशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वी आई वाई इनिशियली ज़ीरो था और वैल्यू ऑफ जी की वजह से वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते फाइनल पॉइंट पे आके वो मैक्सिमम हो जाएगा। जबकि हॉरिजेंटल ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि वी एफ एक्स जिसको हम कह रहे हैं, जो इनिशियल था वही फाइनल होगा, और जबकि इसको हम वी एफ वाई कह देंगे। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, और मैंने कहा कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसने थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहना है, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसने बढ़ना है। अगर हॉरिजेंटल जो आपका एक्सेलरेशन था वो ज़ीरो था, तो अगर कोई पूछे तो वर्टिकल एक्सेलरेशन यहाँ किसके इक्वल होगा, तो जब आपने हॉरिजेंटल जिसको थ्रो किया है तो वो प्लस जी के इक्वल होगा, यानी कि डाउनवर्ड मोशन के लिए प्लस जी के इक्वल होगा। ठीक है। सो ये तो और इस वाले डिस्टेंस को, ये वर्टिकल हाइट है, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस को यहाँ हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको एक्स बोल रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट टाइप के आ सकते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो कि हमने डिस्कस किए हैं। मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रही है, हॉरिजेंटल फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रही, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन ज़ीरो है, वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, कांस्टेंट, वर्टिकल कंपोनेंट वेरी करेगा, और अगर कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन पूछे तो प्लस जी होगा। अब यहाँ से न्यूमेरिकल जो है आ सकते हैं, उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे वर्टिकल हाइट पूछी जा सकती है। तो वर्टिकल हाइट हमें पता है कि यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 GT²। यहाँ से आपसे जो है वो टाइम टू हिट द ग्राउंड जो है वो पूछा जा सकता है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2y/g वर्टिकल हाइट ओवर जो है वो यहाँ से जो है वो आपके पास ये वाला टाइम कैलकुलेट हो सकता है। आपके पास जो है वो यहाँ से हॉरिजॉन्टल जो है वो डिस्टेंस पूछा जा सकता है, रेंज यानी इसकी पूछी जा सकती है, तो वो होगी VIX यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह से एंड फाइनल वेलोसिटी अगर पूछी जा सकती है, तो फाइनल वेलोसिटी अगर यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो आप जो है वो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट ही रहता है, तो वो VFXY हो जाएगा प्लस VFY का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ये याद रहे कि चूँकि यहाँ वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं हो रहा, तो जो इनिशियल है वही फाइनल रहेगा। बट अगर हमें यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना पड़े, तो वो हम जो है यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किसके इक्वल हो जाएगा, VFY इज इक्वल टू VIY। VIY इनिशियली क्या होता है, ज़ीरो इस वाले केस में, तो प्लस जो है वो यहाँ पर हम कहते हैं GT। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर हमें VFY कैलकुलेट करना पड़ता है तो VIY तो इनिशियली ज़ीरो है, तो वो किसके इक्वल आता है, GT के इक्वल आता है, क्योंकि ये वाली टर्म जो है वो इनिशियली जो है वो इस केस में क्या है, ज़ीरो है। इसका मतलब है इस वाले फार्मूले में हम जो है वो यहाँ पर इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जो इनिशियल है वही फाइनल है, तो यहाँ पर VIX का होल स्क्वायर प्लस इसको हम GT का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास फॉर्मूले बन गए। तो इसका मतलब है कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर दे सकते हो, वर्टिकल हाइट पूछी जा सकती है आप आंसर दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा जाता है आंसर दे सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा सकता है, इस केस में आंसर आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी पूछी जाएगी, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड जो है, एक एज एन एग्जांपल जो है उसको सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर्स क्या क्या आते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट आपको बताइए 5 मीटर विद वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि उसने कहा है सर्टेन हाइट से हॉरिजेंटली थ्रो किया, तो केस नंबर कौन सा बन गया, 1। तो केस नंबर 1 वाले ही फॉर्मूले जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे।
अच्छा, अब देखें कि यहाँ पर जो है उसने चूंकि कह दिया है कि उसको हॉरिजेंटली उसने थ्रो किया है फ्रॉम ए सर्टेन हाइट और 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया है, देन आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि देन जो है ये बताएं कि विद हाउ फार इट विल हिट द ग्राउंड, लेट्स से मैं ये कह देता हूँ हाउ फार इट विल हिट द ग्राउंड, ठीक है, या एंड विद व्हाट वेलोसिटी, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो उसने पूछी है। सब देखें इस केस में अगर हम उस केस को एनालाइज करेंगे, केस नंबर 1 ही है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको हॉरिजेंटली जो है वो आपने थ्रो किया। अब देखो सारे फॉर्मूले उसी तरह से अप्लाई होंगे। मैं लेट से पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ। अब मुझे ना हाउ फार इट विल हिट द ग्राउंड, मुझे एक्स फाइंड करना है। तो एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाई टी के इक्वल। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे वी आई एक्स तो डायरेक्टली गिवन है, हॉरिजेंटली थ्रो किया कितनी वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकंड, ये तो गिवन है। क्या गिवन नहीं है, डायरेक्टली टाइम नहीं गिवन, तो लेकिन हमें वर्टिकल हाइट गिवन है, वहाँ से क्या निकाल लेंगे, टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंस टाइम का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट अप्लाई कर लूँगा, चूँकि हमने उसको डिस्कस किया हुआ है, वो है 2y ओवर जी। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा t इज इक्वल टू 2y, y वर्टिकल हाइट कितनी बताई हुई है 5 डिवाइडेड बाई जी भी मैं 10 यूज़ करूँगा, तो 10 ओवर 10 आंसर कितना आ जाएगा 1 सेकंड। अब अगर मुझे हॉरिजेंटल डिस्टेंस बताना है तो x इज इक्वल टू वी आई आई एक्स मल्टीप्लाई बाई टी, वी आई एक्स कितना बताया 10 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर आ जाएगा 10 मीटर। तो देखें बेटा वहाँ से हॉरिजेंटल हाइट जो है और हॉरिजेंटल डिस्टेंस सॉरी हमने फाइंड कर लिया। सो इट्स वेरी इजी इस तरह का अगर केस आ जाए। कहता है विद व्हाट वेलोसिटी जो है इट विल हिट द ग्राउंड, हाउ फार विल हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है। अब फाइनल वेलोसिटी होती है स्क्वायर रूट जैसे मैंने कहा वी एफ एक्स का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर और फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी का होल स्क्वायर वी एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का होल स्क्वायर। अभी हमने डिटेल से डिस्कस किया कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता, जो इनिशियल है वही फाइनल है, तो इस फाइनल की जगह हम इनिशियल कंपोनेंट भी पुट कर सकते हैं, तो वो वी आई एक्स का स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है, चूँकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 0 थी, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसलिए जो है वो हमने वी एफ वाई जो है उसको किसके इक्वल रख लिया, जी टी के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले फॉर्मूले को मैं कह सकता हूँ वी एफ एक्स तो वी आई एक्स के इक्वल ही होगा, लेकिन जो वी एफ वाई है उसकी जगह हमें जी टी पुट करना पड़ेगा। सो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, वी एफ एक्स वी आई एक्स क्या है वो 10 नहीं है, जी टी जी जो है वो 10 ले रहे हैं, टाइम जो है वो 1 सेकंड आया हुआ हमारे पास, यहाँ से कैलकुलेट करें तो आंसर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ही है, तो इसमें बेटा आपके पास जो है ये 10 इंटू जी इंटू ये भी 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास ये भी 100 आ गया, तो स्क्वायर रूट 200, इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर 14 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी का आ जाएगा। सो इसमें बेटा केस नंबर 1 से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर वो कहता है हॉरिजेंटली थ्रो किया है किसी भी प्रोजेक्टाइल को, सो आपके पास जो है वो कितनी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे वर्टिकल हाइट पूछी जा सकती है, टाइम ऑफ लाइट पूछा जा सकता है, नंबर 2 हॉरिजेंटल डिस्टेंस पूछा जा सकता है, नंबर 3 फाइनल वेलोसिटी पूछी जा सकती है, नंबर 4 या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जो कि हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन 0, वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल होता है, वो जी के इक्वल होता है। तो इसको बेटा अच्छे से रिवाइज करना फर्स्ट केस को। अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। बेटा ज़्यादातर क्वेश्चन केस नंबर 2 से आने के चांसेस होते हैं और उसमें चूँकि वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। केस नंबर 2 क्या हो सकता है, ये केस 1 और केस 2 जैसे मैंने पहले कहा कि ये जस्ट डिफ्रेंसिएशन के लिए खुद से बनाए हैं। केस 2 में कहाँ से आएगा, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड जो है एट ए सर्टेन एंगल, एट सम सर्टेन एंगल, इससे रिलेटेड जो है अपवर्ड जो है वो एट ए सर्टेन एंगल, तो इसका मतलब है आपने ग्राउंड से उसको थ्रो किया है, सेकंड केस बन जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स की बातें देख लेते हैं और कुछ जो है इससे रिलेटेड फार्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा इसमें अच्छा कोई प्रोजेक्टाइल मोशन में देखे कि ये जो कर्व बना हुआ है ना, असल में ये जो पैराबोला बना हुआ है, ये असल में है क्या, ये असल में है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये असल में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है अगर मोशन को देखें। सो इसमें देखें जी, सो ये जो है वो आपके पास कर्व बनता है अगर आप किसी
ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली एट ए सर्टेन एंगल थ्रो करते हो। इसमें इनिशियली लेट से कि आपने वी आई वेलोसिटी से उसको थ्रो किया एट ए सर्टेन एंगल थीटा। इसमें वही कॉन्सेप्ट हैं जो सारे हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आसान करने के लिए इनको नाम दे रहा हूँ। मैं इसको कह रहा हूँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पी स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एल स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ लैंडिंग, जहां आके उसने हिट करना है वो पॉइंट ऑफ लैंडिंग है। एच स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइट उसने अचीव करनी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। अच्छा, हमने कहा कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है थ्रू आउट द मोशन जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, उसने चेंज नहीं होना। सो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है थ्रू आउट द मोशन जो है वो हम कह रहे हैं कि वो चेंज नहीं होगा, वो रहेगा कांस्टेंट। सो जो इनिशियल है वही फाइनल है। इसका मतलब है वी एक्स जो है वो थ्रू आउट द मोशन जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, जैसे हमने फर्स्ट केस में डिस्कस किया। जबकि वर्टिकल जो इसका कंपोनेंट है वो पहले मैक्सिमम होगा, कम होते होते इस पॉइंट के ऊपर आके यहाँ पर जो है वो कम होता जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कम होते होते इस पॉइंट पर आके वी एफ वाई जो है उसको हम क्या कह देंगे, वो ज़ीरो हो जाएगा। जबकि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसने जो थ्रू आउट द मोशन है वो कांस्टेंट ही रहना है। फिर से वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते जो है वो एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग जो है वो फिर से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सो बेटा बात ये है कि ये जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज होता है, जबकि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो थ्रू आउट द मोशन जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। इट मींस डैट अगर हम बात करें यहाँ पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट की, वो तो थ्रू आउट द मोशन क्या रहा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ज़रा गौर से देखना है, फॉर ए प्रोजेक्टाइल अगर हम बात करें तो उसकी वेलोसिटी जो है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम। इस वाले केस में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर जो है इसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। एंड एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, वो मिनिमम होती है, बट नॉट इक्वल टू जीरो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर जब हम मिनिमम कहते हैं स्टूडेंट कह देते हैं जीरो। इस पॉइंट के ऊपर जो है, जिसको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो है देखें वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जीरो है। कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो जीरो नहीं है। सो वेलोसिटी उसी सूरत में जीरो होती है अगर दोनों कंपोनेंट जीरो होते हैं। सो यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल है वो आगे की तरफ जो शूट करता है वो किस वजह से करता है, ड्यू टू द हॉरिजेंटल कंपोनेंट। अदरवाइज तो अगर यहाँ दोनों कंपोनेंट जीरो हो जाते तो फिर तो उसको नीचे गिर जाना चाहिए। तो याद ये रखना है कि थ्रू आउट द मोशन, इसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला प्रॉब्लम है, थ्रू आउट द मोशन जो है, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, याद रखना है द वेलोसिटी जो है ऑफ प्रोजेक्टाइल नेवर इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल नेवर इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो नहीं होती किसी भी पॉइंट के ऊपर। फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग कभी भी जीरो नहीं होगी। मिनिमम मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम कहाँ होती है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में मैक्सिमम होती है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे मैक्सिमम होती है। लेकिन जो है कम होते होते जो है वो मैक्सिमम हाइट पे कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एट द पॉइंट ऑफ जो मैक्सिमम हाइट है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल रह जाता है। इस वजह से मिनिमम तो हो जाती है लेकिन जीरो नहीं होती। फिर से वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ना शुरू हो जाता है और दोनों कंपोनेंट जो है यहाँ मैक्सिमम हो जाते हैं इसके ऊपर, पॉइंट ऑफ लैंडिंग के ऊपर। सो वेलोसिटी अगेन मैक्सिमम हो जाती है। सो इसमें वही पॉइंट्स हैं जो लास्ट अभी हमने डिस्कस किए हैं, फिर से उसको डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट जो है, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट अगर कोई पूछे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है तो आप कहेंगे जीरो। अगर कोई पूछे वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना है आप कहेंगे इक्वल टू व्हाट, जी के इक्वल है। ठीक है जी। सो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट जो है वो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं है, जबकि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या है, वो जीरो है एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो ये तो है बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए। सो इसके बाद जो है वो हम इससे रिलेटेड ना डिफरेंट फार्मूला डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें जो है वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग। क्यों, वेरिएशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से।
सो इसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप जो है वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना चाहें, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर फाइंड यहाँ आप करना चाहें तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो आप कहेंगे vf(x) का होल स्क्वायर प्लस vfy का होल स्क्वायर। अगेन वही बातें हैं, चूँकि हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं होता, तो जो इनिशियल है वही क्या होगा, फाइनल। एंड जो आपका vfy है उसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो वो vi जो है वो आपके पास क्या होगा, y प्लस, अब देखें क्योंकि आपने इसको अपवर्ड थ्रो किया था, अपवर्ड के लिए जो साइन ऑफ कन्वेंशन है वैल्यू ऑफ जी के लिए वो क्या होगा, माइनस जी। तो यहाँ पर इसलिए माइनस जी क्या आ जाएगा, पुट करेंगे तो माइनस जी टी। इसका मतलब है ये आपके पास इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वी एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जो है वी एफ आई। अब मैं इसकी जगह वी एफ आई जो है ना वी आई भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो इनिशियल है और फाइनल कंपोनेंट तो सेम होते हैं। सो यहाँ पर वी एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी आई एक्स को भी लिख सकते हैं और वी एफ की जगह वी आई वाई। अब वी आई वाई जो है वो क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसको आमतौर पर वी आई क्या बोलते हैं, साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ पर वी आई साइन थीटा माइनस जी टी आएगा। अब ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। इसमें बेटा आमतौर पर जो है वो सिर्फ एक्सप्रेशन वगैरह पूछा जाता है, इस रिलेटेड आमतौर पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। अगर हम एम डी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ एक्सप्रेशन याद रखना है इसमें आपने, वी एफ वाई का, वी एफ एक्स का और इसका इंस्टेंटेनियस का। अच्छा, अब पॉइंट टू पॉइंट चूँकि एंगल भी चेंज हो रहा होता है उसको इंस्टेंटेनियस एंगल बोलते हैं, और वो टेंजेंट इनवर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं हम वी एफ वाई डिवाइडेड बाई वी आई एक्स। तो वी एफ वाई जो है वो क्या है, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, और वी आई एक्स क्या है वो आपके पास जो है वो वी एफ वाई, बल्कि इसको वी एफ एक्स भी कह सकते हैं। सो वी आई एक्स के इक्वल होता है ये वी आई कॉस थीटा है। आप यहाँ पर जो है इसकी वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। सो वी आई जो एक्स है यहाँ पर इसको हम वी आई कॉस थीटा भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर वी एफ एक्स की जगह मैं यहाँ पर डायरेक्टली वी आई कॉस थीटा भी पुट कर सकता हूँ। सो इसको भी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो यहाँ पर बेटा ये आपके पास जो है वो फाई आ जाएगा। फाई का मतलब ये है कि ये आपके पास जो है वो टेंजेंट इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसमें जस्ट इतना ही याद रखना आपने कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, चूँकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और इनिशियल कंपोनेंट जो है इसका वो सेम रहेगा, क्योंकि थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ वर्टिकल चेंज होती है, और उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें और इंस्टेंटेनियस जो आपके पास एंगल का फार्मूला है वो आपने याद रखना है। तो आमतौर पर इससे रिलेटेड एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है। बाकी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अभी इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा इससे रिलेटेड जो है बेटा आपसे क्वेश्चन कैसे ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, ज़ाहिर है हॉरिजॉन्टल रेंज से रिलेटेड, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट से रिलेटेड, टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड। अब देखो हमारे पास जो है वो फॉर्मूले क्या क्या हैं ये पहले लर्न कर लेते हैं। ये जो है वो हमारे पास हम कहते हैं वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, इसको हम कहते हो हाइट को वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। इनसे रिलेटेड ना इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज जो है इससे रिलेटेड। अच्छा, बात यह है कि जो हमारे पास जो है, चूँकि ज़्यादातर क्वेश्चन रेंज से रिलेटेड आते हैं इसलिए मैंने रेंज को फर्स्ट में रखा है। देखो जो रेंज है इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। जो मैक्सिमम रेंज है, इफ एंगल हमें पता है 45 हो तो इसका मतलब है हम कहते हैं रेंज जो है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो मैक्सिमम रेंज का जो यहाँ से फॉर्मूला है वो आपके पास, चूँकि साइन ये 2 थीटा है, अब 2 थीटा में 2 × 45 90 हो जाएगा और साइन मैक्सिमम हो जाता है, तो रेंज मैक्सिमम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वी आई स्क्वेयर ओवर जी। तो इसका मतलब है यही वाला जो इसका फॉर्मूला है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रेंज जो है वो किसके इक्वल होती है, आर मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा। सो मैक्सिमम रेंज और एंगल गिवन हो तो आप वहाँ से ये भी रिलेट कर सकते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है बेटा आपने,
कि हमें पता है कि अगर इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है जिन भी दो एंगल्स का सम 90 हो, जिन भी दो एंगल्स का सम 90 हो, वहाँ पर रेंज जो है वो इक्वल होगी, जिन भी दो एंगल्स का सम 90 हो। अब पेयर्स में आपने याद रख लेना है, जैसे 70-20 है, इन दोनों एंगल्स का सम 90 है, तो इसका मतलब है इन दोनों पे रेंज सेम होगी। इसी तरह से 80-10 है, कोई भी दो एंगल्स ले ले, 40 और 50 है, जिन भी दो एंगल्स का सम 90 आ रहा होगा वहाँ पर रेंज जो है वो सेम होगी। आमतौर पर सबसे ज़्यादा 60 और 30 वाला क्वेश्चन आता है, इनमें रेंज सेम होगी। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, जिन भी दो एंगल्स का सम 90 आ जाए वहाँ आपने कहना है रेंज क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर रेंज से ही रिलेटेड जो है वो अब क्वेश्चन लेट से आपसे पूछा जा सकता है। वो आपसे कहता है ये बताएं कि इफ अ प्रोजेक्टाइल have maximum range of let's say वो कह देता है जी 40 मीटर, देन इट्स मैक्सिमम हाइट जो है मे बी या देन इट कैन अटेन मैक्सिमम हाइट ऑफ, ठीक है जी, इस तरह क्वेश्चन। अब इसमें अगर आप गौर करें तो आपको सिर्फ जो है वो आपको क्या गिवन है, सिर्फ और सिर्फ रेंज गिवन है और आपको कहता है हाइट फाइंड करें। सो श्योरली आपको कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो रेंज और हाइट को रिलेट करता हो। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है कि आर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 4h होता है। आर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h होता है। अच्छा अगर गौर करें तो इसमें एक वैल्यू नहीं गिवन, दो वैल्यू गिवन है। एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिवन है वैल्यू, जो कि वो मैक्सिमम रेंज कह रहा है। तो मैक्सिमम रेंज हमें पता है कितना होती है, 45 के ऊपर। जरा गौर करें आप। अब मैं अगर इसको आर मैक्सिमम बोल दूं तो यह ज़ाहिर है टेंजेंट तो आप यहाँ कितना लेंगे, 45, तो वो किसके इक्वल हो गया, 4h। अच्छा ये फॉर्मूला ड्राइव भी आप कर सकते हो। ये कैसे आते हैं, रेंज को हाइट से डिवाइड करने से आता है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से देखो कि यहाँ से हमें पता चला टेंजेंट 45 होता है 1, तो मैक्सिमम रेंज किसके इक्वल आ गई, 4h। इसका मतलब ये हुआ, याद ये रखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रेंज किसी भी प्रोजेक्टाइल की इन आइडियल कंडीशन क्या हो सकती है, 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट हो सकती है। सो यहाँ से बेटा आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन जैसे इसमें उसने कहा है, तो अब देखो आर मैक्सिमम कितना बताया, 40 इज इक्वल टू 4h। यहाँ से आपके पास हाइट जो है वो कितनी आ गई, 10 मीटर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला और बड़े काम का है। जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन था आर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 ऑफ h, हमें पता है वो आपकी बुक में है। इफ जो है वो रेंज और हाइट किस एंगल पर इक्वल होंगे, ये गिवन है। तो अगर रेंज और हाइट इक्वल कर दें तो कहता है जी रेंज और हाइट इक्वल हमने कर दिए, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स 4 हो जाएगा। और आपको पता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे ये कितना आता था, 76। तो रेंज और हाइट जो है वो किस एंगल पर जो है वो इक्वल होते हैं। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाए एट द एंगल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 76, रेंज और हाइट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो रेंज से रिलेटेड बेटा नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें जो है वो इस अच्छे से इसको जो है वो आपने जो है वो इसकी टाइप्स को देखना है, इसका फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना है। मैक्सिमम रेंज और रेंज को रिलेट करना आपको आना चाहिए। दो एंगल्स का सम 90 हो तो रेंज इक्वल होती है। दूसरा रेंज और हाइट जो है इसको जो रिलेशन है ये अच्छे से लर्न करना आपने, इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम जो है हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा इसी तरह से बेटा अगर हम बात करें तो ये हमारे पास देखें h जो हाइट है, हम टाइम, अब इसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। सो अगर जो है वो हम एंगल बढ़ाते हैं, 0 से इंक्रीज करते जाते हैं, साइन 0 0 होता है, जितना इंक्रीज करते जाते हैं उतनी हाइट बढ़ती जाती है। अगर कोई पूछता है कि हाइट जो है वो मैक्सिमम कब होगी अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करें एट द एंगल ऑफ 90, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स ना मिस्टेकनली आंसर देते हैं 45, वो रेंज के लिए होता है। अगर हाइट पूछी जाए तो कितनी, 90। अच्छा इसमें जो है आपके पास क्योंकि फॉर्मूला हाइट का वो h इज इक्वल टू हम कह रहे होते हैं, ये क्या है, vi स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय हम क्या कह रहे हैं, 2g। सो h आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से देखें सो हमारे पास जो है हम
कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो vi² भी होता है। सो अगर जो है वो अगर किसी ऑब्जेक्ट को जितनी ज़्यादा इनिशियल स्पीड जो है उससे थ्रो करेंगे उतनी उसकी जो है वो हाइट जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अक्सर एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि जी ये बताएं, लेट से विद व्हाट वेलोसिटी an object is thrown vertical upward, vertically upward। अब चूंकि जो वर्टिकली अपवर्ड कह रहा है तो आप ना एंगल थीटा कितना ले लेंगे, 90 upward, that it will attain a height of let's say वो कह देता है जी 10 मीटर। ठीक है जी, इस तरह का क्वेश्चन। अब बेटा इसमें देखो कि यहाँ हम ना हाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे, चूंकि थीटा हमने ले लिया 90, अब वो हो गया जी साइन 90 से। साइन 90 क्या होता है 1, ये तो हो गया फैक्टर आपका 0, तो vi² किसके इक्वल हो जाएगा 2gh। यहाँ से हम vi कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2gh। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, विल गेट आंसर 2 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लें, हाइट भी 10 कह रहा है, तो आपका ये स्क्वायर रूट 200। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप जो है उसको 14 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो आपके पास जो है वो कितनी हाइट अप्रॉक्सीमेटली अटेन कर लेगा, 14 जो है वो 10 मीटर हाइट अटेन कर लेगा। सिमिलरली बेटा हाइट से रिलेटेड जो है और टाइम ऑफ फ्लाइट को अक्सर जो है वो रिलेट किया जाता है। याद ये रखना है कि हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर रिलेट कर दें तो h इज इक्वल टू g/8 इनटू जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर। ये आपके पास जो है फॉर्मूला बनता है अगर हाइट को टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो यहाँ से हमें पता चला कि हाइट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर के इक्वल होती है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर कर देंगे तो हाइट कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी रिलेशन जो है वो अच्छे से याद रखना है। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। इससे रिलेटेड बेटा 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये है कि आपको कोई एंगल गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, दूसरा टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। अच्छा, इसमें 2 हमारे पास जो है वो केस बन जाते हैं। एक जो है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का केस बन जाता है, दूसरा इसमें टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट जो है, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, ये वाला इंपॉर्टेंट आ जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का टोटल टाइम, और वो t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर g के इक्वल ही होगा। जिस तरह से आपको एंगल की वैल्यू गिवन हो उस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि आपने सिर्फ हाफ कैलकुलेट करना है, यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम, तो उसमें फिर 2 साथ नहीं आएगा। टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट जो है वो आपका जो है वो फिर हो जाएगा, फिर सिंपल फार्मूला अप्लाई करना आपने vi साइन थीटा ओवर जी। तो अगर आपसे कहा जाए प्रोजेक्टर इज थ्रोन विद सम एंगल, आप बताएं कि ये कितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हाइट तक जाने के लिए टाइम कितना लेगा, तो फिर आपका फार्मूला vi साइन थीटा ओवर जी के इक्वल होगा। अब बेटा 2 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जो टिपिकल आमतौर पर पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन पे ज़रा गौर कीजिएगा। लेट्स से जी क्वेश्चन है, आपसे कहा जाए कि इफ़ a projectile let's say of mass उसका गिवन है 5 किलोग्राम is thrown at the angle of 60 with velocity 10 मीटर पर सेकंड, then ये बताएं its kinetic energy या पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में से कोई एक चीज़ पूछी जा सकती है। मैं यहाँ पे चले पहले काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या होगी। अच्छा, इसमें ऑप्शंस लेट से आपको गिवन हो और एक ऑप्शन लाजमी तौर पर वो रखेगा 0,
एक ऑप्शन जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो 0 रखेगा। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पर जो है सपोज करें कि इसमें आंसर जो है वो लेट से 500 जूल, 250 जूल, ठीक है जी। इसी तरह से आपके पास जो है वो हो सकता है 650 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से कोई भी वो ऑप्शंस बना सकता है। अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे फॉरन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट समझ के आंसर जो है वो डी कर देते हैं। डी आंसर 0 होना ही नहीं है। अभी मैंने आपको बड़ा क्लियर बताया है, थ्रू आउट द मोशन कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी 0 नहीं होती। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं होगी। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेंगे तो वेलोसिटी का वहाँ सिर्फ एक ही कॉम्पोनेंट होता है, कौन सा? हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एट द मैक्सिमम हाइट जो बनेगा वो 1/2, इसको मैं h कह देता हूँ, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट m v x का होल स्क्वायर। अब देखो v x जो m v x यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? v cos थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें देखें हमारे पास जो है लेट्स से कि ये अब आपके पास इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एंड यू विल गेट द आंसर। सो इसमें जी हमारे पास 1/2 मैथ जो है वो आपके पास कितना है बेटा? 5 हमने लिया हुआ है, वी आई स्क्वेयर यानी 10 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ थीटा। कॉज क्या है? 60 और ऊपर जो है वो स्क्वेयर। अच्छा, अब देखो कि लेट्स से जी इसका आंसर जो है वो आपके पास बन गया ये 100 का स्क्वायर 500 और 250 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 1/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। सो ये अप्रॉक्सीमेटली जो आपका आंसर है ये 6 और 62 पॉइंट समथिंग जो है वो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। लेट्स से 62 पॉइंट जो है वो 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से अप्रॉक्सीमेटली जो आपका आंसर 63 जूल के रिलेटेड आंसर आ गया। सो लेट्स से कि इसमें जो है वो आंसर एक रख लेते हैं हम 63। सो ये आपका आंसर होगा। तो याद ये रखना आपने कि इसका जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट वो 1/2 mvi स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, यानी इसको अगर ओपन कर लें तो ये फॉर्मूला बनेगा 1/2 mvi स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। और इनिशियल वेलोसिटी पुट करनी है आपने, सो और कॉस्ट जो एंगल जो भी गिवन है, तो यहाँ अगर 60 गिवन है तो कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो ऊपर चूँकि स्क्वेयर था इसलिए मैंने इसको 1/4 कर दिया। सो ये आपका जो है वो 100 × 500 डिवाइड बाई 250 × 1/4। आप इसको सॉल्व करना है अप्रॉक्सीमेटली, लेट से आंसर 63 बन गया। अच्छा, अगर यही आपके पास क्वेश्चन जो है इसमें काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पूछा होता? पोटेंशियल एनर्जी, फिर आपका बेटा फार्मूला बन जाना है 1/2। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं mvi, फिर फार्मूला होना है साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर आपका ये वाला फार्मूला बनेगा, ठीक है जी। सो याद रखना आंसर कभी भी 0 नहीं होना। और पोटेंशियल एनर्जी की ज़ाहिर है mgh होती है, तो यहाँ हाइट की वैल्यू पुट करके आपका ये वाला फार्मूला बनता है। तो ये 2 टिपिकल क्वेश्चन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट अक्सर फाइंड करना आपसे पूछी जाती है। इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे रिलेटेड आप हर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने जो है वो अगला जो टॉपिक है उसको अच्छे से जो है वो रॉकेट प्रोपल्शन और जो ट्रेजेक्ट्री वगैरह से रिलेटेड जो है वो आपसे को क्वेश्चंस गिवन है वो ज़रा एक नज़र आपने देख लेने हैं। जैसे उसमें बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताया हुआ है वो कौन से होते हैं? अनगाइडेड और अनपावर्ड मिसाइल्स होते हैं, और वो आमतौर पर शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होते हैं। जो गाइडेड और पावर्ड मिसाइल होते हैं वो लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ होते हैं। क्योंकि इसमें हमारे पास हमने जो आइडियल केस डिस्कस किए हैं, रेजिस्टेंस वगैरह को इग्नोर किया हुआ है, इसलिए सारा जो केस डिस्कस किया था वो आइडियल केस डिस्कस किया हुआ है। सो नेक्स्ट बेटा अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, डेट इज टॉर्क एंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा अब जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने डिस्कस किया है, चूँकि जो हमारा यूनिट नंबर 2 है इसमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से आपके हैं? वो एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन है और दूसरा इक्वेशंस ऑफ मोशन है, और तीसरा जो है वो है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ से न्यूमेरिकल पिक होने हैं। सो इसमें जो आप लोगों को, जैसे मैंने शुरू में लेक्चर के कल कहा था कि जो इसमें चूँकि न्यूमेरिकल अब स्टार्ट हो गया, जो बच्चे न्यूमेरिकल में आमतौर पर जो है वो खौफज़दा होते हैं, उनके लिए सिर्फ मैं ये कहूँगा बेटा प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप डरते रहेंगे तो आपसे कुछ सॉल्व नहीं होना। अब बिफोर स्टार्ट द टॉपिक टॉर्क, और नेक्स्ट जो है वो कल के लेक्चर में जो मैंने स्टार्ट करना है, देखिए जो साथ साथ चीज़ें एडिशनल हैं वो आप सीखते जाएं। जैसे मैंने लेक्चर में बताया, आप √2 क्या होता है 1.41 आपको याद होगा, अंडरस्टूड है। √200 क्या होता है, √150 क्या होता है, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने साथ साथ नोट डाउन की हैं, वो आपकी प्रैक्टिस में आपको याद होती जाएंगी। आगे जो है वो हमारे पास जो है वो अभी आना है
वो हमने साइन और कॉज, जैसे अभी रेंज के बारे में पढ़ा है, एंगल्स के बारे में पढ़ा है। एंगल आपको यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होने चाहिए। एक प्रैक्टिस के लिए मैं कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस इसलिए इस तरह की कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये एंगल याद हो जाए, बार बार याद ना करने पड़े और न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाए। तो एक काम करना है आपने, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल ना एक दफ़ा लर्न कर लेना है। लर्न करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है रट्टा लगाना है। आपने 2-3 दफ़ा जो है इसको खुद बनाना है। बनाने के बाद जो है वो इसकी वैल्यूज़ फिल करनी है। आई होप सो कि 2-3 दफ़ा बनाने के बाद ये आपको वैसे ही लर्न हो जाएगा। इसमें हमें 0, 30, 45, 60, 90, 120 यहाँ तक वैल्यूज़ लर्न करना होती हैं आमतौर पर। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, अब है बहुत इजी बेटा। इसमें हमें इस तरह से, जिस तरह से मैं टेबल फिल करवा रहा हूँ इसी तरह से आप उसको लर्न कर लें, आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो वो कौन सा एंगल है जिसपे साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है, वो होता है कौन सा, 45। साइन 45 जो है वो 1/√2, 1/√2, साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 यानी 0.707 होता है। और बेटा याद ये रखना है कि ये आपके पास वो एंगल है जिसपे साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है। अब जो टेंजेंट है, टेंजेंट थीटा किसको बोलते हैं, साइन ओवर कॉस को। तो साइन ओवर कॉस है तो 1/1 ज़ाहिर है ये आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है साइन और टेंजेंट 45 कितना होता है, 1 होता है। तो देखें स्टार्ट ऐसे करना है, आप 2-4 दफ़ा इसको टेबल को फिल करेंगे खुद से, सोच के समझ के, तो आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही याद हो जाना आपको। अब देखो साइन 0 0 होता है और कॉस 90 0 होता है। साइन 0 0, कॉस 90 0 होता है। अच्छा अब देखो कि अगर जो है ये ऐसा है तो अब इसके बाद अगला जो आसान वाला है, कॉस 0 जो है वो 1 होता है जबकि साइन 90 भी 1 होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा अब देखो बेटा कि ये जो हमारे पास साइन ओवर कॉस, क्योंकि वो टेंजेंट होता है तो 0/1 जो है वो 0 होता है, जबकि 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसी तरह से देखें नेक्स्ट अगर हमें फिल करना है तो साइन 30 सबको पता है 1/2 होता है यानी 0.5 होता है, और कॉस 60 जो है वो भी 1/2 होता है। साइन 30 1/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है, ठीक है, यानी कि ये 0.866 बनता है तकरीबन। ठीक है जी। इसी तरह से जो है आपके पास कॉस जो 30 है वो भी √3/2 होता है। ठीक है। अच्छा बेटा इसी तरह से जो है ये आपके पास अगर देखें तो अब बाकी क्या रह गया, अब ये वाली वैल्यू, अब ये भी साइन ओवर कॉस होता है, तो साइन ओवर कॉस मतलब 1/2 इंटू √3/2, तो ये 1/√3 बन जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे ये √3 बन जाएगा। अब रह गया 120। जो 60 की वैल्यूज होती हैं वही 120 की होती हैं। अब जो मैंने कहा 60 की वैल्यू होती हैं वही 120 की वैल्यू होती हैं। अब जैसे साइन 60 √3/2 है तो ये भी √3/2 ही होगा। कॉस 60 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा, लेकिन साथ माइनस साइन आ जाएगा, चूँकि ये ऑड फंक्शन होता है इसलिए इसके साथ माइनस साइन आ जाता है। अगर इनको कैलकुलेट करें तो यहाँ √3 है तो यहाँ -√3 आ जाना है। अच्छा अब इसका इन्वर्स लें तो वो वही बात है कि अगर आप देखें कि इन्वर्स की बात करें तो जैसे आप कहते हो कि देखो साइन 30 जो है वो आपके पास 1/2 होता है, तो इसी तरह से साइन इनवर्स 1/2 अगर करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने इनवर्स की भी प्रैक्टिस करनी है। ये आगे जाके हमें नंबर ऑफ टाइम काम आने हैं, अभी हम टॉर्क की बात करेंगे वहाँ काम आने हैं, ज़ाहिर है उसमें एंगल्स में काम आएंगे। इसी तरह से जैसे अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे उसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा था, वहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ सकती है। तो नंबर ऑफ टाइम जो है वो हमें ये सारे काम आने हैं बेटा, इनको अच्छे से एक दफ़ा से लर्न कर लेना। आपने लर्न करने का मतलब फिर बोल रहा हूँ रट्टा नहीं लगाना, टेबल बनाना है, उसको बार बार आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, हम डिटेल के साथ टॉर्क और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।